हाल ही में गंज वासुदा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा था और इस दौरान उन्होंने एक घोषणा की है। आज की वीडियो उस घोषणा पर विस्तृत चर्चा है और साथ ही ये घोषणा गंज वासुदा और विदिशा जिले के लिए कितना मायने रखती है, इसको टटोलने की कोशिश करेंगे। तो मधुर भैया, सबसे पहले कल की जो बात है, कल मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा उदयपुर को लेकर? उदयपुर को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की है उसको अगर अपन बात करने जा रहे हैं तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि उदयपुर कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। जैसे कि अपन देखते हैं कि पिछले दिनों महाकाल लोक का जो निर्माण किया गया था उज्जैन के अंदर, और जैसी घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने सलकनपुर को लेकर के की और जैसा पूरा वहाँ का मॉडल आया है कि किस तरह से वहाँ का भी जो है विकास किया जाएगा, तो वैसे ही घोषणा ही उदयपुर के संदर्भ में है। अच्छी बात है, आशान्वित करने वाली बात है, क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाली बात भी है, क्योंकि विदिशा वासुदा इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन को मद्देनज़र रखते हुए यदि देखें तो एक दो स्थान ही है, जैसे कि एक उदयगिरी विदिशा में है और उदयपुर है। तो इस प्रकार यदि उदयपुर का विकास किया जाएगा तो एक बड़ा क्षेत्र, यहाँ संभावनाएं भी बहुत हैं, क्योंकि अकेले यहाँ नीलकंठेश्वर मंदिर ही नहीं है और मंदिर के अलावा भी एक बहुत बड़ा समृद्ध क्षेत्र है जहाँ पर कि कई कुएं, बावड़ी, कई और मंदिर भी हैं, पहाड़ी पर भी कई ऐसे स्थान हैं, गुफाएं हैं। तो ये एक बहुत ही, मैं कहूँ तो आशान्वित करने वाली योजना है और क्षेत्र के विकास की दृष्टि से भी देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस पूरे कॉरिडोर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक बात बहुत जो सकारात्मक है वो मैं आपको बता देता हूँ। कल जब ये घोषणा हुई तो मेरे कुछ दोस्तों का फ़ोन आया कि बधाई भाई, आपकी टीम को, आपकी समाचार अड्डा ने बहुत काम किया उस पर, जिसका परिणाम ये है। तो इस जो हमारी जो पिछले वर्षों की मेहनत रही उसको आप कैसे देखते हैं? उदयपुर की इस पूरी यात्रा की शुरुआत की यदि बारे में बात करें तो अंकित जी जो हमारे साथी हैं, उन्होंने पहला वीडियो किया था विजय मनोहर तिवारी जी और सुरेश मिश्र जी की जो हेरिटेज वॉक थी। उसके बाद में सुरेश मिश्र जी ने जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि कोई ऐतिहासिक स्थल है जो कि 1000 साल पुरानी इमारत दिखती है, ये किसी की निजी संपत्ति कैसे हो सकती है। वहाँ से ये पूरी कहानी निकल करके आती है, जिसको एक फेसबुक पोस्ट पर विजय मनोहर तिवारी जी लिखते हैं, और जहाँ से पहली बार इस क्षेत्र में उस पोस्ट पर जो वीडियो बनाया अंकित शर्मा जी ने बनाया, और अंकित शर्मा ने समाचार अड्डा पे इसको पहला वीडियो डाला। इसके बाद में इस क्षेत्र में और भी समाचार समूहों द्वारा और भी पत्रकारों द्वारा इस विषय को समय समय पर उठाया गया। यहाँ से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। इसके बाद में जब ये पूरा मामला हुआ तो क्षेत्र के लोगों ने भी अपनी जागरूकता दिखाई और लगातार इस 1-2 वर्ष में उदयपुर के संदर्भ में कोई से छोटी किसी भी खबर को छोड़ा नहीं है, उसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और जिसका मैं पूरा नतीजा मानता हूँ ये सबका परिश्रम है। मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो सुरेश मिश्र जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, और विजय मनोहर तिवारी जी हैं, उस समाचार अड्डा तो है ही, और वासुदा में जो अपने पत्रकार साथी हैं, अपने साथ जो यात्राओं में कई बार रहे, हमें शुक्ला जी, गगन दुबे जी और भी जो समाचार समूह हैं, वो लगातार उन्होंने खबर दिखाई है। लोकल के भी लोगों हैं, लोकल के लोगों का एक अच्छा सहयोग देखने को मिला। लोगों ने अतिक्रमण छोड़े अपने, और वो जो मार्ग प्रशासन द्वारा प्रशस्त किया गया उदयपुर मंदिर जाने वाला जो मार्ग है, और लोकल के सामाजिक कार्यकर्ताओं में कई लोगों का नाम है, जैसे कि कई बार जैसे एक मूर्ति चोरी के विषय में सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण शर्मा जी धरने पे बैठ गए थे। इस प्रकार के कई लोगों द्वारा अपने क्षेत्र के प्रति जागरूकता दिखाई गई, और उसका परिणाम ये दिखता है कि आज मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे उदयपुर के विषय को अपनी घोषणा में लिया। अच्छा, आपने जो अभी खसरा नंबर वो बात की, उस विषय को आप नीलकंठेश्वर मंदिर के पास जो एक महल जिसे कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हाँ, उस उदयपुर महल जो वो है राजा उदयादित्य का महल बताया जाता है वो, और वो 2-3 मंजिल उसमें नीचे भी हैं और 1-2 मंजिल ऊपर भी है। तो ऐसा बड़ा एक महल है और उसमें कई कमरे हैं, और कई कमरों में से कई अभी जहाँ देखा जाए तो उस उदयपुर महल की साफ़ सफाई का काम चल रहा है, जो कि इंटेक द्वारा किया जा रहा है। इंटेक उस पूरे काम को कर रहा है। इसमें कई पुरातात्विक महत्व की चीज़ें निकल के आ रही हैं, कई बर्तन हैं, और उस इतिहास से जुड़ी हुई 1800 साल के इतिहास से जुड़ी हुई कई सामग्रियां हैं, जो कि संरक्षित करने का प्रयास वहाँ हो रहा है। ये उदयपुर महल की साफ़ सफाई का काम को लेकर के काम है। तो
उदयपुर का मंदिर हो गया, उदयपुर का महल हो गया, उस पहाड़ पर भगवान नेमिनाथ की एक गुफा है, जो कि मैं कहूँ कि केवल हिंदू आप पूरे सनातन उसमें देखें तो जैन धर्म का भी एक बहुत बड़ा वहाँ स्थान है। भगवान नेमिनाथ की एक रॉक कट कार्विंग वहाँ बनी हुई है पहाड़ के ऊपर, जो कि पद्मासन की मुद्रा में बैठी हुई है। कई लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुतों को अभी जानकारी नहीं है। तो जब ये पूरा एक कॉरिडोर बनेगा तो इस पूरे क्षेत्र को कुएं, बावड़ियाँ, जैन मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, उदयपुर के पहाड़ पर भगवान नेमिनाथ की गुफा, इस पूरे एक बड़े क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से डेवलप किया जाएगा। तो ये कोई चीज़ छूटे ना। मेरा हमेशा से इसमें ये है कि जो लोकल के लोग हैं, जो कि मैंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता लोकल के हुए या वासुदा के जो पत्रकार हैं, इस पूरे मुहिम में शुरू से लगे रहे। जब योजना बने किसी टेबल पर बैठ करके तो लोकल के लोगों को वहाँ रखा जाए, क्योंकि वो हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में वहाँ उनको जानकारी है कि कहाँ मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हुई हैं, कहाँ से मूर्तियाँ चोरी जा रही हैं, कहाँ से क्या सामान चोरी हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जब हों, किसी ड्राफ्ट हो, कोई मैपिंग हो, तो लोकल के लोगों को इंटेक की टीम ने भी काफ़ी काम किया था वहाँ पे, सबको एक साथ एक टेबल बिठाया जाए और तब जाके ये योजना बनेगी। तो कोई जो इस योजना में सर्वस्पर्शी ये हो पाएगी, ये मेरा कहना है। आपका मतलब सीधा मानना हमारा ये है कि सीमित रहना जाए, घोषणा सीमित ना हो जाए। घोषणा तो हुई है और उससे कोई चीज़ अछूती ना रह जाए ना, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे कि हम देखें तो केवल उदयपुर ही नहीं है। अब हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उदयपुर तक सीमित हो गए। ये उदयपुर की जो पुरा संपदा है, जैसे कि अब कई बार चर्चा हमारी बात होती है एक बड़े पुरातत्वविद हैं नारायण व्यास जी से, वो बताते हैं कि प्राचीन विष्णु मंदिर के अवशेष मिलते हैं। जैसे कि वहाँ पर वराह की प्रतिमाएं मिलती हैं, बड़ी गणेश प्रतिमा मिलती है, हनुमान प्रतिमा। कई लोगों को जानकारी नहीं होगी कि उदयपुर के पास में एक क्षेत्र है सोनारी ग्राम से मैं यहाँ पर मौका मिला है तो मैं ग्रामवासियों का भी शुक्रगुजार हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस पूरे उदयपुर कॉरिडोर में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है सोनारी ग्रामवासियों का, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना समय दिया, अपना श्रम दिया, अपना धन दिया। और उस वहाँ एक पास में एक छोटी नदी बहती है, केवटा नदी, जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है जी। उस नदी से लगातार 2-3 साल तक आप बहुत बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं, जो कि एकदम देखें तो खंडित भी नहीं थी, जो कि अपने मूल रूप में है। जैसे वराह प्रतिमा हमने देखा है, अपने गणेश प्रतिमा हमने वहाँ देखी है, विशाल शिवलिंग हमने वहाँ देखा, और भी कई जो मंदिर के बाहर जो प्रतिमाएं लगती हैं वो प्रतिमाएं वहाँ हैं और सुरक्षित रूप से हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको सहेज करके रखा है। तो ये पूरे ग्रामवासियों का भी इसमें योगदान है। सोनारी ग्राम, उदयपुर ग्रामवासियों का भी इसमें बहुत योगदान है, जो छोटे छोटे स्तर पर, अभी ये 1-2-3 साल की बात नहीं है, काफ़ी लंबे समय से बासुदा क्षेत्र के समस्त पत्रकार इस उदयपुर की खबरों को समय समय पर उठाते रहे हैं, लंबे समय से उठाते रहे हैं। और उसका परिणाम है कि धीरे धीरे जो मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो ये एक लंबे प्रोसेस का नतीजा है ना। ये 2-3 साल में ये मुहिम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है, बहुत तेज़ी से। जब खास करके जब इंटेक आ गया और जब उसने यहाँ काम करना शुरू किया, तो हमको सबको मालूम है कि वहाँ एक स्थान है जिसको रावण टोल कहते हैं, ठीक है। और रावण टोल पे इतनी बड़ी नटराज की प्रतिमा है, सबको मालूम है, क्षेत्रवासी सबको मालूम है। पर वो क्या है कि यदि हम देखें तो एक बहुत सीमित क्षेत्र के लोगों को मालूम है, और हमें उसकी महत्ता मालूम है, वो इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा है। लेकिन जब उस पर रिसर्च करते हैं, लोग आते हैं, उसकी मैपिंग करते हैं, उसका ड्रोन शॉट लेते हैं। जब आज पहले तो संभव नहीं था ड्रोन शॉट उसका, अब हमने जब ड्रोन शॉट लिया तो हम देखते हैं कितना वो भव्य रूप में वो दिख रही है। बिल्कुल। और जब वो देखते हैं कि ये तो कि पूरे देश की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा है, तो उसको ये ख्याति मिलती है। एक बड़े अंग्रेजी समाचार पत्र में इसकी मुख्य पृष्ठ पर खबर प्रकाशित होती है। तो ये क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाले ऐसे कई विषय हैं। और उदयपुर तो जो पूरा क्षेत्र है संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। तो अभी जो क्या कहते हैं घोषणा हुई है जो कॉरिडोर बनने को लेकर, उसमें इन सब चीज़ों को शामिल जरूर किया जाना चाहिए, ऐसा एक विचार हमारी ओर से रखा गया है। बिल्कुल, वो तो संभव ही नहीं है, आप किसी चीज़ को छोड़ दो। ये तो चाहे नटराज प्रतिमा हो, चाहे सोनारी की प्रतिमाएं हों, चाहे पिसनहारी का मंदिर, और भी यहाँ पर कई
और मंदिर भी दिखते हैं नीलकंठेश्वर मंदिर के अलावा, है ना। और आपके जैसे उदयपुर के एक नगर के विकास के क्रम में देखें तो प्राचीन 1000 साल पुराना नगर जिसके 4 द्वार 4 तरफ और एक उदय सागर समुद्र, ये इतना ही नहीं है। और आपको जानकर एक मुझे लगता है कि बताने वाला विषय है हमारे दर्शकों को, समाचार अड्डा के साथ जो इस उदयपुर की मुहिम में शुरू से जो लोग जुड़े हुए हैं, कि उदयपुर के अंदर एक प्रशस्ति मिली, हाँ। जिसको उदयपुर प्रशस्ति के नाम से ख्याति मिलती है। और उस उदयपुर की प्रशस्ति में परमार वंश की पूरी वंशावली है, जिसमें राजा भोज की ऊपर की पीढ़ियों के बारे में भी बताया गया है। जो राजा उदय हैं वो राजा भोज के वंशज ही हैं और वो राजा भोज के ही परिवार से आते हैं। और ऐसा कई बार कई प्रशस्तियों में देखने को मिलता है, जैसे जो उदयादित्य राजा के पुत्र हैं नरवर्मन, उनकी प्रशस्ति में भी देखने को मिलता है। तो जब ये उदयपुर प्रशस्ति की बात होती है कि ये उदयपुर प्रशस्ति जिसके बारे में इतिहासकारों को परमार वंश के बारे में जानकारी मिलती है, इतिहास का एक महत्वपूर्ण शिलालेख, इतिहास का वो महत्वपूर्ण शिलालेख जो परमार वंश के बारे में इतिहास के जानकारों को जानकारी दे रहा है और काफ़ी समय से दे रहा है, तो वो अभी है कहाँ। तो जानकारी दूं मैं आपको कि ये उदयपुर प्रशस्ति अभी ग्वालियर के गुजरी महल में रखी हुई है, जो कि ग्वालियर के किले के स्थान पर है। ये गुजरी महल में उदयपुर की जो प्रशस्ति रखी हुई है। जब ये पूरा कॉरिडोर विकसित हो रहा होगा, यहाँ पर निश्चित ही एक बहुत बड़े म्यूज़ियम को भी प्रस्तावित होना चाहिए, एक बड़ा म्यूज़ियम यहाँ बनना चाहिए। और इस म्यूज़ियम में उस उदयपुर प्रशस्ति को ग्वालियर के गुजरी महल से ला करके रखना चाहिए, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि जो चीज़ जहाँ से प्राप्त हुई है और जब यहाँ व्यवस्था नहीं थी वो एक अलग विषय था। ये क्योंकि जब उदयपुर प्रशस्ति जब यहाँ गई तो उदयपुर में उसको संरक्षित रखने हेतु पर्याप्त साधन व्यवस्थाएं ऐसा मौजूद संभव नहीं था। और वो जितना ऐतिहासिक दृष्टि से कीमती वो दस्तावेज है, उसको ऐसा ही नहीं छोड़ा जा सकता था। तो वो जब उदयपुर कॉरिडोर विकसित होगा, उदयपुर का विकास होगा, तो उदयपुर प्रशस्ति को भी वापस लेकर के आना चाहिए, जो कि अभी ग्वालियर के गुजरी महल में है। ये तो हो गई उदयपुर प्रशस्ति की बात, और उदयपुर में जो कॉरिडोर की जो योजना है उसको लेकर बात। अभी जो मैं बात कर अब ध्यान आया है तो पिछले वर्षों की बात करते हैं। हम जब उदयपुर जाते थे, जब छोटी छोटी चीज़ों को जुटाते थे, उन अनुभवों को आपसे थोड़ा सा मैं, वो आपके भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। सबसे पहले तो आपके और मेरे परिचय का वो पहला अनुभव है, उस यात्रा से हमारा परिचय शुरू हुआ। आपकी जिज्ञासा उदयपुर के प्रति, मेरी जिज्ञासा उदयपुर के प्रति हम लोगों को कई लोगों से जोड़ती चली गई। कई लोग अपने इतिहास को दुरुस्त करने के लिए, इतिहास को जानने के लिए, कोई अपने क्षेत्र के गौरव को जानने के लिए हमारी इस यात्रा से जुड़े कई लोग थे। जैसे एक फोटोग्राफर की, तो युवा फोटोग्राफर कई जुड़े हमारे साथ, प्रांकित थे, रोबिन जी थे हमारे साथ जुड़े, है ना। क्षेत्र के पत्रकारों में मैंने नाम लिया, जैसे कि पहले हमें शुक्ला थे, गगन दुबे जी थे, टीटू महाराज थे हमारे साथ जुड़े। और लगातार बासुदा के कई समाचार पत्रों में ये खबरें आई। पत्रिका समूह ने भी अच्छा योगदान दिया। हमारे लोकल के जो एक पत्रकार थे हरिनारायण विश्वकर्मा, वो भी, उन्होंने भी उदयपुर की हर खबर को अपने समाचार पत्र में बासुदा के समाचार वालों ने जगह दी। तो जब ये खबरें आती थी, जैसे कि हमारे द्वारा जानकारी दी गई कि भैया पहले ये जो गुफा है, गुफा में जाने का ये रास्ता है, ये भगवान नेमिनाथ की गुफा है। तो ये कई चीज़ें आपने पूछा कि यात्रा कैसी है, तो ये रोमांचकारी यात्रा थी कि पहाड़ पर चढ़ना। ऊंचाई के प्रति मेरा मतलब देखें तो एक डर है, ठीक है। जब उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी पे हम चढ़े, है ना, और उसके ऊपर हमने देखा कि अभी एक शिवलिंग पड़ा हुआ है वहाँ ऐसे ही, हाँ, है ना। और उस शिवलिंग की खबर हमने दिखाई। वहाँ एक बावड़ी नुमा एक स्थान बना हुआ है, ठीक है, जिसमें पिलर खड़े हुए हैं। और ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पहाड़ी पर कार्विंग बनी हुई हैं, कुछ चीज़ों की रफ ड्राफ्ट है। तो ये देखने को मिली, उनको फिर सीखने का मौका भी मिला कि आखिर ये चीज़ हम देख रहे हैं। हम जाते थे वहाँ से फ़ोटो खींच के लाते थे और फिर हम उसको सर्च करते थे नेट पे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। और कुछ चीज़ पता पड़ती थी, फिर उसको बड़े उत्साहित होकर के बताते थे कि हमें ये जानकारी मिली।
और इस बात को लेकर अपनी घंटों चर्चाएं भी होती थी। और हमें अच्छा सानिध्य मिला इतिहासकार नारायण व्यास जी का। इतिहास के एक प्रोफेसर हैं हमारे संतोष वर्मा जी, हमारे मतलब उन्होंने काफ़ी मदद करी चीज़ों को जानने समझने के लिए। जैसे कि वो एक सितारनुमा एक चीज़ मिली थी, एक वहाँ एक पुराना घर है 1000 साल पुराना। हम बात कर रहे हैं तो इन दो घरों की तो बात छूट ही गई। हाँ। जैसे कि एक जैन साहब का वहाँ घर है जहाँ पर सितार जैसी वो एक चीज़ मिली थी, वाद्य यंत्र मिले थे, जो कि 17वीं 18वीं सदी का था। और इसके वो जो ये जानकारी हमें संतोष वर्मा जी ने दी थी। और एक वहाँ पर देखते हैं तो कहते हैं बीजा मंडल एक स्थान है, पर वो उसको भी हमें करेक्ट किया गया कि मंडल जैसा जो स्थान होता है वो गोल होता है। तो बीजा मंडल उसको क्यों कहा जाने लगा, कि फिर उस पर भी बात हुई कि वो बीजक वहाँ बने हुए हैं, जो शिलालेख वहाँ बने हुए हैं 2 पट्टिकाओं में, जिसमें एक पट्टिका में शिलालेख मिलता है, एक अधूरा है, एक कोरा है। तो इस कारण से उसको बीजा मंडल कहा जाता है, चूँकि वो मंडल की आकृति नहीं है, वो एक बीजक स्थान है, जिसको घड़ियाली का घर भी कहा जाता था, घड़ियालिन का घर कहा जाता, जो कि टाइम कीपर जैसे कोई पोस्ट रही होगी 1000 साल पहले उदयादित्य के समय। तो एक वो स्थान भी है। तो ये कई चीज़ें हमें दुरुस्त करने को मिली, अपने इतिहास को जानने के लिए, अपने लोकल का जो कि पुरातत्व का समृद्धशाली वैभवशाली जो भंडार है, उसमें से हमने क्या सीखा, हमने क्या लिया, ये उदयपुर में ऐसी कई चीज़ें हैं जिस पर एक लंबी डिस्कशन हम कर सकते हैं, लंबी हम चर्चा पूरी, क्योंकि हमारी एक यात्रा तो है नहीं। उस पूरे कोरोना काल में हमने लॉकडाउन के बाद से लगातार हर रविवार में जा कर के, और संभव हुआ तो हमने हर 2-3 दिन के गैप से भी हमने जा कर के चीज़ों को जाना है, समझा है, देखा है, महसूस भी किया है। और इस पूरी मेहनत को जब हम देखते हैं कि आज एक इतना स्थान मिला है उदयपुर को विकास की दृष्टि से, तो ये हम सब के लिए एक गौरवान्वित करने वाली क्षेत्र है, एक गौरवान्वित करने वाला एक पल है। और हमारे लिए यही एक बहुत बड़ा पुरस्कार है कि उदयपुर को इतना सम्मान मिला। ठीक, तो ये बात हो गई उदयपुर की, जो हमारी जो यात्रा है उसकी बात हो गई। और उदयपुर का जो घोषणा हुई है उसको कैसे एक ड्राफ्ट में तैयार किया जाए, और कैसे वहाँ जो अलग अलग चीज़ें बिखरी पड़ी हैं उनको एक साथ समेटने के साथ एक बड़े पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाए, ये सभी बातें आज की हमने इस चर्चा में की। और उदयपुर से जुड़ी और भी बातें अगर आपको जाननी है तो समाचार अड्डा के सोशल मीडिया पर, समाचार अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। बहुत ढेरों जानकारी वीडियो मिलेंगे आपको उदयपुर से संबंधित। उदयपुर की हमारी यात्रा के क्रम को आप करीब से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और जो हमने जाना है, देखा है और सीखा है उसको एक वीडियो के रूप में हमने इसलिए बनाया है ताकि आप तक वो चीज़ें आसानी से पहुंच सकें और आप उसको आसानी से समझ सकें। कैसी लगी आपको चर्चा, ये ज़रूर बताइएगा। और आप सबको भी बधाई, क्योंकि आप सब लगातार समाचार अड्डा के साथ इस उदयपुर की मुहिम में जुड़े रहे। आपने हमें सराहा, हमें प्रोत्साहित किया और समय समय पर हमसे अपडेट लेते रहे कि अब आगे उदयपुर के क्रम में क्या हो रहा है। तो इससे भी हमें एक मोटिवेशन मिला कि हमें अपने काम को लगातार जारी रखना है। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।